प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं जुगल किशोर, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय रायपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस महामारी के दौरान सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, इसलिए सभी कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से करवाई जा रही हैं। तो अपनी कॉलेज का भी एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसी पे सभी शिक्षकगण अपने अपने विषय के वीडियो बना के उस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो आपको उस यूट्यूब चैनल को देखना चाहिए और नियमित रूप से क्लास लेनी चाहिए। आज हमारी कक्षा BA पार्ट 3 की होगी। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार BA पार्ट 3 में भूगोल में 2 पेपर होते हैं। पेपर प्रथम विश्व का प्रादेशिक भूगोल और पेपर द्वितीय भारत का भूगोल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का भूगोल को लेकर। भारत का भूगोल में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं भारत की स्थिति और विस्तार। स्थिति या लोकेशन की अगर बात करें तो स्थिति को हम 2 तरह से देखते हैं, एक ज्यामितीय स्थिति और दूसरी भौगोलिक स्थिति। ज्यामितीय स्थिति में हम किसी क्षेत्र या स्थान के अक्षांश व देशांतरों का अध्ययन करते हैं, और भौगोलिक स्थिति में उस देश या उस क्षेत्र के पड़ोसी राज्य, उसकी सीमाएं, उन सभी को देखते हैं। तो अक्षांश व देशांतरों की अगर बात करें तो भारत की स्थिति ग्लोब के ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। अर्थात भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है अक्षांशीय दृष्टि से। और देशांतरीय दृष्टि से देखें तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है, जो देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत ग्लोब पर अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। प्राचीन भूगोल या पौराणिक भूगोल की अगर बात करें तो भारत सप्त द्वीपों में से एक जम्बू द्वीप में स्थित था, जो प्राचीन समय में 7 द्वीप माने गए हैं। उनमें से एक था जम्बू द्वीप। उसी जम्बू द्वीप के दक्षिण में आर्यावर्त था, और उस आर्यावर्त के राजा भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा। भारत को अन्य और भी नामों से जाना जाता है, इंडिया और हिंदुस्तान। इंडिया जो नाम है वो यूनानियों की देन है, क्योंकि यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडोस या इंडस कहा और इसके आसपास के क्षेत्र को इंडिया कहा। तो इंडिया जो है वो यूनानियों ने नाम दिया। हिंदुस्तान जो नाम है वो ईरानियों ने दिया, क्योंकि ईरानियों ने सिंधु को हिंदू नदी पुकारा और इस क्षेत्र को उन्होंने हिंदुस्तान कहा। तो ये भारत के प्राचीन नाम थे। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और अगर ग्लोब की बात करें तो भारत ग्लोब के क्षेत्रफल का 0.59% है। आबादी के लिहाज से भी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो अक्षांश व देशांतरीय दृष्टि से भारत का जो विस्तार है उसकी हमने बात की।
और अक्षांश से जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है। अर्थात कुल अगर विस्तार की बात करें अक्षांश से विस्तार की, तो भारत 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशों में फैला हुआ है, और देशांतरों की अगर बात करें तो 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों में भारत फैला हुआ है। मतलब लगभग 30 डिग्री देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार भारत का है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु भारत उत्तर से दक्षिण अधिक लंबा है, जिसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की अगर चौड़ाई की बात करें तो वो 2933 किलोमीटर है। इसका मतलब अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार बराबर होने के बावजूद उत्तर से दक्षिण लंबाई अधिक होने का कारण हम बता सकते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जाती है, परंतु अक्षांशों के बीच की दूरी समान रहती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री होने के कारण भारत में जलवायु, मृदा, वनस्पति से संबंधित विविधताएं पाई जाती हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 प्रमुख भागों में बांटती है। भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और उत्तरी भाग शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। फिर भी भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है, क्योंकि उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को नियंत्रित करता है, इसलिए यहाँ उष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। हमने अभी कर्क रेखा की बात की कि ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पश्चिम से पूर्व क्रम बताइए राज्यों का जिनसे ये गुजरती है, या पूर्व से पश्चिम बताइए। तो अपन इसको अगर देखते हैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से यह कर्क रेखा गुजरती है। कई बार अन्य और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसी रेखा से संबंधित कि कौन सा शहर या नगर इस रेखा के सर्वाधिक निकटतम है। तो हमें ध्यान रखना है कि जिन जिन राज्यों से ये गुजर रही है उन राज्यों के कौन से शहर इस रेखा के सर्वाधिक नज़दीक हैं। जैसे कि गुजरात की बात करें तो गांधीनगर नज़दीक है, राजस्थान का बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश का भोपाल, उज्जैन, छत्तीसगढ़ का रायपुर, झारखंड का रांची, पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर, त्रिपुरा का नूतन बाज़ार और मिजोरम का सेबुल। ये वो शहर हैं जो इसके सर्वाधिक नज़दीक आते हैं, इसलिए हमें इन शहरों का ध्यान रखना चाहिए। अभी हमने बात की कि अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री होने के कारण जलवायु, मृदा, वनस्पति से संबंधित विविधताएं पाई जाती हैं। इसका मतलब अक्षांश जलवायु कटिबंधों का निर्धारण करते हैं। ऐसे ही जो देशांतरीय विस्तार है वह भी लगभग 30 डिग्री होने के कारण भारत को प्रभावित करता है। तो भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी भाग के बीच 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, लगभग 2 घंटे का, क्योंकि देशांतर हैं वो समय निर्धारण के काम आते हैं। अगर ये पूछा जाए कि वास्तविक अंतर कितना है तो वो है 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकेंड, लेकिन अनुमानित लगभग 2 घंटे मान लेते हैं भारत के पूर्वी और पश्चिमी स्थानों के बीच में। तो समय का निर्धारण है वह देशांतरों के आधार पर किया जाता है। ऐसे ही 30 डिग्री देशांतरों का अंतर होने के कारण प्रत्येक स्थान का स्थानीय समय
अलग अलग होने के कारण कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो उन सभी का निदान करने के लिए एक मानक समय माना गया है, जिसके अनुसार पूरे भारतवर्ष में उस मानक रेखा या उस देशांतर पे जो समय होगा वही पूरे भारत के लिए माना जाएगा। जैसे कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मिर्ज़ापुर स्थान से गुजरती है। तो इस देशांतर पे जो मध्याह्न होगा या समय होगा वही पूरे देश के लिए माना जाएगा। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो उत्तर से दक्षिण चलें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर यह रेखा गुजरती है। अभी हमने जो बात की कि भारत के पश्चिम व पूर्वी भागों का समय अंतराल 2 घंटे का होता है। इसका मतलब जो देशांतरीय अंतर होता है उसके आधार पे समय की गणना या समय का अंतर निकाल लिया जाता है। जैसे कि भारत का 30 डिग्री मानते हैं लगभग, तो 1 डिग्री देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में 4 मिनट लगते हैं, या ये कहें कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 4 मिनट को अपन 30 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट देशांतर को जैसे 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगे, तो ऐसे ही 30 डिग्री देशांतर को पार करने में कुल कितना समय लगेगा। तो उसको अपन 30 को 4 मिनट से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। और जो भाग ग्लोब पर ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में स्थित होते हैं वहाँ का समय आगे रहता है, और जो भाग 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से पश्चिम में रहते हैं वहाँ का समय पीछे रहता है। तो भारत की स्थिति ग्रीनविच से पूर्व की ओर है, और भारत का समय ग्रीनविच रेखा, जिसे हम GMT टाइम या UTC टाइम कहते हैं, उससे 5.5 घंटे आगे है। मतलब 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है GMT से भारतीय समय। अब जो मानक समय मान लिया गया है, जो भारत के मध्य से होके गुजर रही है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, तो ये मानक समय माना गया है। लेकिन भारत के पूर्वी व पश्चिमी राज्यों के लोग, खासकर पूर्वी जो उत्तर पूर्व राज्यों के निवासी हैं, वो अलग टाइम जोन की मांग कर रहे हैं, जिनसे उनको काम करने की सुविधा हो, उनकी कार्य क्षमता बढ़ सके। तो क्या उत्तरी पूर्वी राज्यों को एक पृथक समय दे दिया जाना चाहिए? तो इसके पक्ष व विपक्ष में अपन तर्क दे सकते हैं। अगर पक्ष की बात करें तो हम बता सकते हैं कि समय का उनकी जैविक घड़ी के अनुसार होना उन लोगों की कार्य क्षमता को बढ़ाएगा। वहाँ अलग टाइम जोन होने से कई अरब यूनिट बिजली की बचत होगी, क्योंकि जो समय अंतराल है कार्यालयों का या अन्य विभागों का, उससे समस्या नहीं रहेगी। उत्तरी पूर्वी राज्यों का जो विश्वास है वो संघ सरकार में बढ़ेगा। तो ऐसे हम ये तर्क दे सकते हैं कि उनके लिए ये लाभदायक होगा। लेकिन अगर विपक्ष में अगर अपन तर्क दें या बात करें तो कह सकते हैं कि अगर उनको टाइम जोन अलग दिया जाएगा तो अलगाववाद की भावना भी बढ़ सकती है। दूसरा, भारत में भी शिक्षा और जागरूकता इतनी है नहीं, इसलिए अव्यवस्था भी उत्पन्न हो सकती है। परिवहन से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। विभिन्न जो कार्यालय हैं उनके बीच का समय बिगड़ सकता है। तो कुल मिलाकर अभी तक उनकी ये मांग है जो पूरी नहीं हो सकी है। वो लगातार अपनी मांग पूरी करने के लिए कई बार आंदोलन भी करते रहते हैं, और उन्होंने सरकार से निवेदन भी किया है। तो आज का जो अपना ये टॉपिक था भारत की स्थिति,
इसमें हमने ज्यामितीय स्थिति के बारे में देखा है, अक्षांश व देशांतरों के संदर्भ में देखा है कि भारत की स्थिति जो अक्षांश व देशांतरीय है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो इससे संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाए कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंद्राकोल, जो वर्तमान में लद्दाख में है। इसी से संबंधित पूछ लिया जाए कि भारत की भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भूमि का अगर दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो वो होगा कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है, या केप कमोरिन भी बोल देते हैं। तो ये भूमि का दक्षिणी बिंदु है। और अगर यह पूछा जाए कि भारत का केवल दक्षिणी बिंदु कौन सा है, केवल दक्षिणी बिंदु, एक तो भूमि का दक्षिणी बिंदु और एक केवल दक्षिणी बिंदु। तो भूमि का दक्षिणी बिंदु तो हो गया कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। लेकिन दक्षिणी जो बिंदु है वो है ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 45 मिनट और 10 डिग्री 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश पे स्थित है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये भारत का दक्षिणी छोर है या दक्षिणी बिंदु है। तो कई बार ये कन्फ्यूजन रहता है कि दक्षिणी बिंदु या भूमि का दक्षिणी बिंदु। तो भूमि का दक्षिणी बिंदु आपको ध्यान रखना है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है भूमि का दक्षिणी बिंदु। और केवल दक्षिणी बिंदु वो है ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट।